सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं अफगानिस्तान के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 31 अगस्त को आखिरी अमेरिकी सैनिक वहां से चले गए, जिनकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। और उनकी तस्वीर से यह बात एक प्रकार से स्पष्ट हो गई, प्रतीक के तौर पर यह बात जाहिर हो गई कि अब अफगानिस्तान के भीतर 200 के करीब ही सिर्फ अमेरिकी नागरिक बचे हैं और कुछ चुनिंदा ही विदेशी नागरिक बचे हैं। तालिबान का पूरी तरीके से वहां पर अनैतिक अधिग्रहण हो चुका है। जो कब्जा उन्होंने किया है, इसी के तत्पश्चात अब वो वहां पर सरकार बनाने की कवायद में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तालिबान लगातार अपनी सरकार नहीं बना पा रहा है, जबकि ये बातें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि जो बड़े और वरिष्ठ और जो शीर्ष आतंकी हैं, या यूं कहिए कि तालिबान के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो वो जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी के सभी दोहा से काबुल आ चुके हैं या कुछ पाकिस्तान से भी पहुंचे हैं। प्रमुख तौर पर बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी भूमिकाएं हो सकती हैं सरकार के भीतर, जिसको तालिबान लगातार ये कहता है कि हम एक समावेशी सरकार बनाने की जद्दोजहद में हैं। हो सकता है कि एक समावेशी सरकार बने, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, जिसमें अफगानी नेता भी शामिल हो, हामिद करजई और अब्दुल्ला जैसे, और बाकी ये जो हिब्तुल्ला अखुनजदा है या फिर मुल्ला बिरादर है या फिर जो भी मुल्ला याकूब है, ये तमाम जो लोग हैं ये भी शामिल हो। लेकिन सवाल यहां पर यह आ रहा है कि आखिर अगर सब कुछ आ चुका है, सारे बड़े नेता पहुंच चुके हैं और अगर सबके बीच सर्वसम्मति है, तो फिर ये सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उसका एक प्रमुख कारण यह है दोस्तों कि तालिबान कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और तालिबान कोई, चूंकि जैसा मैंने कहा कि कोई दल नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, तो वो बहुत सारे जो स्थानीय कबीले हैं अफगानिस्तान के भीतर, वो तमाम लोग भी आतंकवादी ही हैं। अलग अलग कबीले हैं वो, जिसमें हक्कानी आता है या दो चार और भी आते हैं। तो ऐसे कई सारे कबीलों को मिलकर ये बना हुआ है, उनका सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर सवाल यह है कि जो बहुत सारे कबीले के जो सरदार हैं, जो उनके प्रमुख हैं, वो इस बात को लेकर असहमत है कि उनकी भूमिकाएं दरअसल सरकार के भीतर प्रभावी तौर पर उनको नहीं मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि उनका कद घटाया जाएगा, उन्हें मनमाफिक या मन मुताबिक जो पद उनको चाहिए या फिर जो मंत्रालय उनको चाहिए, सो कॉल्ड मंत्रालय, सोचिए ये आतंकवादी संगठन की सरकार बनने को लेकर ये बातें मैं कर रहा हूं, मेरे को बोलने में बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ये बातें, क्योंकि आज की डेट में विश्व के तमाम देश, जिसको आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक प्रकार से निष्क्रिय हो चुका है, खामोश है। वो देख रहा है कि किस प्रकार से तालिबान एक आतंकवादी संगठन एक देश के भीतर सरकार का गठन करने की कवायद कर रहा है, बैठकें कर रहा है, फिर भी सब के सब खामोश है। बहरहाल अब चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक जियोपॉलिटिक्स का विषय है और करंट टॉपिक है, इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी और आपको बताना जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर बात यह है, लौटूंगा अपने पिछले विषय पर ही, कि जो सरदार है वो दरअसल असहमत है और कुछ के बीच में तो मतभेद भी सामने आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा देरी हो रही है। रॉयटर्स, जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उनके हवाले से पहले एक खबर आई थी कि दरअसल कल यानी शुक्रवार को सरकार का गठन कर लिया जाएगा, क्योंकि जुम्मा भी था और इस्लाम में शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन जो होता है बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा था कि इस्लामिक जो अमीरात अफगानिस्तान है उसकी सरकार का गठन शुक्रवार को ही हो जाएगा। लेकिन फिर तालिबान की तरफ से बयान आया कि हमने बैठकें कर ली हैं, नाम भी फाइनल कर लिए हैं कुछ हद तक, लेकिन नामों का ऐलान 2 से 3 दिन में हो जाएगा। यानी अभी भी सरकार का गठन एक प्रकार से उसके अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में कि वहां पर एक परेड भी निकाली गई है, विक्ट्री परेड, एक विजय दिवस की परेड निकाली गई है, जिसमें यूएस के ही टैंक हैं, उसमें यूएस की ही गाड़ियां हैं उसमें, और उस पर वर्दी पहनकर, कुछ तो यूएस आर्मी की ही वर्दी पहनकर घूम रहे हैं, कुछ कुर्ता पजामा में ही घूम रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आतंकी, उनके पास कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि वो सैनिक नहीं है, वो आतंकवादी है, जिहादी है। इसलिए वो लोग वहां पर उन किराए के, या यूं कहिए कि भीख में जो उनको हथियार मिले हैं, उनको कभी को कुछ को ठीक करके या कुछ पर जो, क्योंकि आपको पता है कि जब 31 तारीख को काबुल से ये लोग गए थे यूएस आर्मी,
तो वो उन लोगों को जो वहां पर जो हथियार छोड़कर गए थे या फिर वहां पर जो टैंक्स या हेलीकॉप्टर छोड़ के गए थे, उसमें ऐसा कहा उनकी तरफ से बयान आया कि अधिकांश हथियारों को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। लेकिन कुछ में यह भी खबर आई कि दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से इन हथियारों को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया है और इनको यूज में ले आया गया और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उसमें दिखा। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ जो हथियार उनको रिपेयर कर लिया है। हालांकि यहां पर ये जो परेड हुई इसमें कुछ आत्मघाती फाइटर्स भी थे, जो आप जानते हैं सुसाइडल बॉम्बर्स जो होते हैं दोस्तों, जो अपने पीठ पर या फिर छाती पर बम बांधकर कहीं पर भी कूद कर फट जाते हैं और फिर उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। उस टाइप के लोग भी इसमें शामिल थे। सोचिए आप कल्पना कीजिए कि जब चाहे भारत की गणतंत्र दिवस की परेड हो या फिर रूस की जो उनकी विक्ट्री डे की परेड होती है या फिर फ्रांस में होती है, यूएस में भी होती है, इंग्लैंड में भी होती है, उनकी परेड इसलिए होती है ताकि वो अपने हथियारों का प्रदर्शन कर सके और उसके साथ कोई ऐतिहासिक दिन जुड़ा होता है। भारत की दृष्टि से आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1951 को ही हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, हमारा देश एक गणतंत्र बना था। और इसी की आप देखिए तुलना अगर आप अफगानिस्तान से कीजिए, वैसे तो तुलना कोई बनती नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को अगर आप देखिए तो कभी उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता था, यानी इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान का इस्लामी गणराज्य कहा जाता था। आप ये समझिए मेन। अब वो एक प्रकार से एमिरेट बन गया है। तो ये डिफरेंस आ गया है। तो उन लोगों ने अपनी परेड भी करी और एक प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया सरकार के गठन से पहले। ये सब हो रहा है वहां पर। इसके अलावा रॉयटर्स और टोलो न्यूज जो वहां का स्थानीय मीडिया एजेंसी है अफगानिस्तान की, उनकी तरफ से भी ये बात निकलकर सामने आई कि हेरात जो वहां पर एक प्रांत है, वहां के कुछ शहरों में, प्रमुख तौर पर हेरात शहर में और राजधानी काबुल में भी जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनकी प्रमुख मांग ये है कि उन्हें अधिकार मिले, उन्हें उनके मौलिक अधिकार मिले, उन्हें आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता मिले और राजनीति यानी सरकार के गठन में भी उनका प्रतिनिधित्व उनको चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि तालिबान लगातार ये बात तो कह रहा है कि दरअसल हम महिलाओं को आजादी देंगे, बस उन्हें शरिया और इस्लाम के दायरे में रहकर काम करना होगा। लेकिन हकीकत में बात यह है कि जो उनके लीडर्स हैं, जो तालिबान के वरिष्ठ नेता हैं, जो आतंकी बड़े बड़े आतंकी हैं, वो तो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके प्रवक्ता हो या फिर बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो बात तो इस प्रकार से करते हैं कि हम तमाम एक प्रकार से गुडी गुडी बातें करते हैं, वो उदारवाद का उदाहरण देने का प्रयास करते हैं वो। लेकिन सच्चाई यह है कि दरअसल जो उनके लड़ाके हैं वो वहां पर इस समय भी वहां पर वो कट्टरता अभी भी जारी रखे हुए हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई महिला उनके सामने चेहरा दिखाकर या फिर सर के ऊपर बुरखा या कोई बुरखा ना रखे, मतलब खुला सर लेकर वो अगर कोई महिला को देख लेंगे तो उसके साथ वो क्रूरता करते हैं, बर्बरता करते हैं। इसलिए यहां पर ये बहुत जरूरी है, ये महिलाएं इसलिए आवाज उठा रही है कि आपने जो वादे किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जहां पर भी आपने जो कुछ भी कहा है महिलाओं को लेकर, आप वो आजादी, आप वो स्वतंत्रता हमें दीजिए। साथ ही साथ ये महिलाएं हस्तक्षेप की भी मांग कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि वो अगर तालिबान इनको इनके अधिकार नहीं देता है जिसकी वो प्रॉमिस करता है, तो फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। खबर ये भी आई टोलो न्यूज की तरफ से, जो टोलो न्यूज उनका है, टोलो है या टोलो है, जो भी वहां पर स्थानीय प्रोनाउंसिएशन है, उनकी तरफ से ये भी बात आई कि दरअसल इन महिलाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले भी फेंके गए काबुल के भीतर, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन ये बहुत ज्यादा कर रही थी। बहरहाल ये सारी चीजें हो रही हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों ये भी आई कुछ दिन पहले ही कि दरअसल जो अफगानिस्तान के जो स्वघोषित या यूं कहिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह की एक प्रकार से ये खबर आई कि वो निकल चुके हैं अफगानिस्तान से अपने सुपुत्र के साथ और वो मध्य एशिया के किसी देश में शरण ले चुके हैं। तालिबान ने ये भी एक प्रकार से उसने ये दावा किया कि उसने पंजशीर घाटी पर, जहां पर एक प्रकार से एकमात्र वही एक राज्य बचा है, एकमात्र वही एक प्रांत बचा है जहां पर एक प्रकार से विरोध हो रहा है और वहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो नॉर्दर्न अलायंस है, जिसमें जो अब्दुल मसूद हैं, उनकी जो एक प्रकार से नेतृत्व में और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जो वहां पर एक गठबंधन, वहां पर एक सैन्य विद्रोह हो रहा है, यही एकमात्र बचा है। और इसमें यह खबर आई कि दरअसल तालिबान कहने लगा कि हमने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही अमरुल्लाह सालेह ने भी कहा कि मैं यहां पर ही हूं, मैं यहां से कहीं नहीं गया हूं और मैं अपनी भूमि की रक्षा के लिए सब कुछ झोंक दूंगा।
इस बीच ये भी खबर आई दोस्तों कि वहां पर पंजशीर घाटी में लगातार तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने जो सप्लाई चेन है उसको काट दिया है, ब्रिज को तोड़ दिया है। और साथ ही साथ वहां पर यह भी खबर आई, क्योंकि एक तरफ से खबर नहीं आ रही, दोनों तरफ से आ रही है, जो वो लड़ाके हैं नॉर्दर्न अलायंस के जो कि इस समय अपनी अफगानिस्तान की भूमि के लिए लड़ रहे हैं इन तालिबानियों के खिलाफ, उन्होंने भी कहा कि हमने इनके दर्जनों आतंकियों को मार दिया है। और एक पाकिस्तानी सैनिक के भी पकड़ने की खबर आई है। सोचिए, पाकिस्तान एक देश है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर एक देश है, वहां पर एक सरकार भी है, कठपुतली हो वो अलग बात है, लेकिन सोचिए उसके लड़ाके भी तालिबान की तरफ से उसके सैनिक लड़ रहे हैं। और जब पकड़ा गया तो इस बात का पर्दाफाश हुआ। यह है पाकिस्तान, ये बेचता है अपने किराए के सैनिक, दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहां पर जो सरकार का गठन है, चाहे उसमें एक खबर ये निकल कर आ रही है कि जो ये पूरा का पूरा सरकार का जो ये गठन होगा दोस्तों, दरअसल इसमें ईरान को अपना मार्गदर्शक, या यूं कहिए कि ईरान को सामने रखकर उसी की तर्ज पर, जिस प्रकार से ईरान में जो वहां पर इस्लामी राज है, उसी तरीके से हम अफगानिस्तान के भीतर भी यही करेंगे। तालिबान, मसलन आपको मैं ईरान की थोड़ी सी जो उनका संरचना है उनकी, वो आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, ईरान में राष्ट्रपति हैं और अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति चुनाव भी वहां पर हुआ जिसमें एक राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। लेकिन वहां पर बात यह है कि राष्ट्रपति तो है, जैसे भारत में आप देखिए, भारत में राष्ट्रपति है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। लेकिन ये ईरान जैसे देशों में, ईरान में क्या स्थिति है दोस्तों कि वहां पर राष्ट्रपति जो है उनसे ऊपर भी एक नेता है, सर्वोच्च नेता जिनको वहां पर कहा जाता है सुप्रीम लीडर। अब सुप्रीम लीडर का काम यह होता है कि ईरान के भीतर सब कुछ धार्मिक दायरे में हो, यानी इस्लाम के दायरे में हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो, कोई भी कानून ऐसा ना बने, या कोई भी व्यक्ति जो सरकार में हो या फिर नागरिक ही हो या कहीं पर भी हो, वो इस्लाम के खिलाफ काम ना करे, कोई भी नीति इस्लाम के खिलाफ ना बने, इस चीज को सुनिश्चित करना, और सरकार पूरी की पूरी इस्लाम के ही नजरिए को आगे बढ़ते हुए, आगे रखते हुए चल रही हो, इस चीज को सुनिश्चित करता है सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर का इतना हस्तक्षेप होता है कि वही उम्मीदवार चुनता है कि कौन कौन राष्ट्रपति बनेगा, यानी उम्मीदवार प्रत्याशी भी वही चुनता है। सिर्फ जनता वहां पर सुप्रीम लीडर के 4-5 जो खड़े किए होते हैं प्रतिनिधि, या यूं कहिए कि प्रत्याशी, उनको वो चुन लेती है और फिर उसके बाद वही एक प्रकार से कठपुतली हो जाती है। तो इसी तर्ज पर अफगानिस्तान में तालिबान भी अपना शासन करना चाहता है। तालिबान की ये सोच है कि दरअसल एक सुप्रीम लीडर हो, जिसमें नाम आ रहा है हिब्बुल्लाह अखुंज़दा का, जो कि एक धार्मिक लीडर है, उनका कट्टर आदमी है और एक प्रकार से इस्लामी शिक्षा का विज्ञाता है और ज्ञाता है, अपने आप को समझता है वो, उसको वहां पर ये पदवी और ये पद उसको हासिल हो सकता है सुप्रीम लीडर का। इसके अलावा मुल्ला बिरादर की अगर मैं बात करूं, जो कि स्वयं जेल में रहा पाकिस्तान में, अमेरिका ने उसको आतंकवादी तक घोषित कर रखा है, मुल्ला बिरादर के हाथ में अफगानिस्तान की नेतृत्व हो सकता है। यानी ये जो तालिबान के आतंकवादियों की सरकार बनेगी, इसका नेतृत्व होगा मुल्ला बिरादर के हाथ में। इसके अलावा मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर, जो कि तालिबान का संस्थापक था, और ये मुल्ला बिरादर के बारे में मैं एक बार बात और कहना चाहूंगा कि ये सह संस्थापक था और मौजूदा समय में जो तालिबान है उसका सबसे वरिष्ठ नेता भी यही है। पिछली बार जब 1996 से लेकर 2001 तक करीब जब तालिबान का शासन था, तो उस दौर में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका में था। इस बार इसको नेतृत्व की कमान सौंपी जाएगी। ये वहां पर जो राजनीतिक दफ्तर है उसका प्रमुख भी रहा है दोहा में। इसी ने, आपको याद होगा, जो हस्ताक्षर हुआ था, जो एक ऐतिहासिक डील हुई थी यूएस और तालिबान के बीच, उसमें इसकी भी मौजूदगी थी। तो मुल्ला बिरादर को तो कहा जा रहा है कि इसके हाथ में नेतृत्व होगा। वहीं मुल्ला याकूब जो है, जो कि उमर का बेटा है, वो रक्षा मंत्री उसको बनाया जा सकता है। सोचिए, एक स्टेरेक्जाई है जिसकी आपको याद होगा मुलाकात हुई थी भारत के जो कतर में राजदूत हैं दीपक मित्तल साहब, उनसे, उसको विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हो सकता है कि अब्दुल्ला या फिर जो एक प्रकार से जो हामिद करजई जैसे नेता जो इस्लाम नहीं, माफ कीजिएगा, जो अफगानिस्तान की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, हो सकता है उनको भी कुछ बनाया जाए। इसके अलावा सुहेल शाहीन जैसे लोग जो प्रवक्ता हैं, जो आकर बयान देते हैं। बहरहाल सुहेल शाहीन से मुझे एक बात याद आई। सुहेल शाहीन ने दोस्तों एक बात कही है, वो ये कही है कि वो भारत में कश्मीर के भीतर जो मुसलमान है उनकी आवाज बनना चाहता है। उसने ये बात कही कि अगर भारत उनके यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए चिंता अपनी जाहिर कर सकता है, तो हम भी भारत के भीतर कश्मीर में जो मुसलमान है उनकी आवाज बनना चाहते हैं। अपनी औकात पर आ गया ये व्यक्ति, अपने चेहरा इसने दिखा दिया।
ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ समय पहले कहा था कि पाकिस्तान और भारत दो देश हैं, उनको कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, लेकिन अब कह रहा है कि मैं मुसलमानों की आवाज बनना चाहता हूं। सुहेल शाहीन से मैं ये कहना चाहता हूं कि सुहेल शाहीन, तुम जो अपने देश में महिलाओं के साथ कर रहे हो, या तुम जो अपने देश में मार रहे हो, मारकाट कर रहे हो, या अब तक जो तुमने किया वो भी सारे मुसलमान ही थे। तो मुसलमानों के तुम हिमायती या मुसलमानों के तुम रहनुमा नहीं हो, तुम एक नंबर के दोगले और एक नंबर के घटिया आदमी हो जो कि धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाता है, जो धर्म का सहारा लेकर सब अपने आप को, जो पाप को करता है, जो गुनाह को करता है, उसको सार्थक पेश करता है, प्रस्तुत करता है। सुहेल शाहीन की भूमिका भी हो सकती है। इसके अलावा एक जबीउल्लाह मुजाहिद नाम का एक जो व्यक्ति है, ये भी प्रवक्ता ही है, आप ऐसा मान लीजिए, इसकी भी भूमिका हो सकती है। तो ये तमाम जो आतंकी हैं ये भूमिका अपनी निभा सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क जो कि आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ, इसका जो नेता था ये भी कराची में इसने शिक्षा प्राप्त की, उस व्यक्ति की भी भूमिका हो सकती है। उस पर भी देखिए इनकी तरफ से बयान आया कि वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि ये तो इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान का एक हिस्सा बनेंगे। तो ये डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में। दोस्तों, स्थिति बहुत नाजुक है, महिलाओं को बहुत ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें आई है कि जो भी व्यक्ति या जो भी महिला विशेष रूप से बाहर काम करती थी, या फिर पुलिस में काम करती थी, या फिर कहीं और किसी सरकारी महकमे में काम करती थी, उनके ऊपर ज्यादा बनाई है, उनके जीवन पर ज्यादा बनाई है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वहां पर अभी भी 200 से ज्यादा ऐसी महिला न्यायाधीश हैं, महिला जजेस हैं, जिन्होंने किसी समय में जो तालिबान के लड़ाके हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी थी, जेल में रहने के लिए उनको सजा दी थी, कैद करने की उनको सजा दी थी। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि जब से 15 अगस्त से तालिबान वहां पर कब्जे में आया है, उसने कब्जा किया है, तब से उसने बहुत सारे आतंकियों को छोड़ा है, तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी दिख रहा है। ये बहुत नाजुक स्थिति है दोस्तों, क्योंकि ये आतंकी जो ग्राउंड पर है, इनके अंदर इंसानियत है, इनके अंदर कुछ मानवता का एक भी कण इनके अंदर मौजूद नहीं है। ये वहशी दरिंदे हैं और इनसे आप संवाद करें, इनको आप समझाएं, इनको आप पाठ पढ़ाएं, इस बात की उम्मीद, इस बात की आशा किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा झूठ होगा अगर कोई ये सोचेगा कि हाँ ये लोग इनको एक मौका और देते हैं। इन लोगों की सजा या इन लोगों की जो जगह है वो जमीन के नीचे है, मृत अवस्था में, कब्र के भीतर। इनकी अवस्था या इनकी जगह ये नहीं होनी चाहिए कि ये राष्ट्रपति पैलेस में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैठकर मुलायम रोएदार गद्दों में लेटकर सोएं और वहां पर से फरमान सुनाए कि महिलाओं को ये कर दो, महिलाओं के खिलाफ ये कर दो, फतवा जारी करें, तालिबानी तुगलकी जो भी आप फरमान कह लीजिए सब वो जारी करें, और महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूक दे रहे हैं ये लोग। वहां के लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारी फौज में, आप हमारी फोर्सेस में इकट्ठा हो जाइए। यानी तालिबान अपनी औकात पर आ ही रहा है और ऊपर से जो जाना चाहते हैं उनको वो रोक रहा है। तालिबान का दोहरा चरित्र मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पाकिस्तान, चीन और रूस से मदद चाहता है। चीन को लेकर भी इनका एक बयान आया, बाय द वे मेरे को याद आ गया। चीन को लेकर ये जो सुहेल शाहीन है, जो प्रवक्ता है, तालिबान का चेहरा है, वो व्यक्ति कहता है कि चीन हमारा सबसे बड़ा साझेदार है और चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना हो या फिर कोई अन्य योजना हो या फिर जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी भी उसने तारीफ करी है। इसके अलावा उसने ये भी बयान दिया कि बीजिंग हमारा टिकट है। सोचिए चीन की महत्वपूर्ण भूमिका, आप सोचिए कितनी ज्यादा है, क्योंकि चीन एक ऐसी सुपर पावर है जो महत्वाकांक्षी भी है, विस्तारवादी भी है और ये चाहता है कि तालिबान अस्थिर, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में लोकतंत्र ना रहे, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन पनपे, ताकि वो वहां की जो खनिज संपदा है उस पर अपना कब्जा कर ले। पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। पाकिस्तान की ISI जो कि खुफिया एजेंसी है, उसका जो चीफ है जनरल फैज हामिद या हमीद जो भी है, ये बंदा पहुंचता है काबुल अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ। सोचिए अब ये भी अपनी, कहते हैं ना, दर्शन करने के लिए पहुंचा है, तो ये भी पहुंचा है अपनी एक हाजिरी वहां पर लगाने के लिए। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, संगत का बहुत असर होता है। भारत की संगत बहुत अच्छी थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत ने अपना संविधान बनाया, लोकतंत्र रहने का फैसला किया और भारत ने अपने संविधान की जब रचना की तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मदद ली और फिर हमने एक संविधान बनाया और आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और अफगानिस्तान को आप देखिए, संयोग से वो 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, 15 अगस्त को वो गुलाम बन गया एक बार फिर से। बहरहाल ये कुछ दिनों की ये डेवलपमेंट्स है जो मैंने आपको बताई हैं। इस बीच एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा शरणार्थियों का संकट भी उपजा है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर लगा है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से
दो बॉर्डर्स प्रमुख तौर पर लगते हैं, बहुत बड़े बड़े जो बॉर्डर्स हैं। एक है चमन का बॉर्डर और एक है वहां पर जो क्वेटा या फिर ये जो तुर्खम बॉर्डर इसको कहते हैं, और एक बॉर्डर जो आपका लगता है वो लगता है ये जो चमन वाला है दोस्तों, एक लगता है इनका ऊपर की तरफ से। तो वहां से जो डूरन लाइन जहां से लगती है, तो डूरन लाइन को तो वो पश्तून मानते नहीं है, लेकिन ये जो दो बॉर्डर्स हैं यहां पर पाकिस्तान कहता है कि हमने नाकेबंदी, हमने बेड़ाबंदी कर दी है, कटीली तारे लगा दी है, सील कर दिया है, लेकिन वहां पर लाखों लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं कि जो एक सेकंड या एक फिराक वो किसी तरीके से तैयार बैठे हैं कि वो पाकिस्तान में आ जाएं। और पाकिस्तान में अगर वो आएंगे तो आप ये बात याद रखिएगा कि इनमें सिर्फ नागरिक नहीं होते, इनमें सिर्फ मुहाजिरीन नहीं होते, इनमें आतंकवादी भी आ सकते हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। जब बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है, प्रशिक्षण देता है, प्रायोजित करता है, और अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को उसकी यही भूल एक बार फिर से उसको उसकी सजा मिलेगी। भूल नहीं बल्कि जो गुनाह ये कर रहा है करने दीजिए। पाकिस्तानियों कभी समझेंगे नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत कभी समझेगी नहीं, क्योंकि वो भारत के विरोध के एजेंडे पे चलती है। जब तालिबान वहां पर काबिज हुआ तो उन्होंने जश्न मनाया कि अब तो कश्मीर भी हम ले लेंगे। यही भूल और यही बेवकूफी, यही मूर्खता पाकिस्तान को एक दिन धरातल में घुसाड़ देगी। अफगानिस्तान तो आप जानते हैं कि आतंकवादियों के हाथों में खेल रहा है और विश्व देख रहा है। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की रणनीति आने वाले समय में कारगर साबित नहीं होगी। मेरा पर्सनल एनालिसिस है, हो सकता है कि ये देश कुछ और सोच रहे हो जिसकी संकेत आगे मिल सकते हैं, पर फिलहाल जो चल रहा है वो यही चल रहा है। ब्रिटेन ने भी ये कहा है कि हम मान्यता तो नहीं देंगे, लेकिन हम बात जरूर करेंगे। मान्यता मेरा ऐसा मानना है किसी भी देश को नहीं देनी चाहिए। बाकी जब विश्व के बड़े बड़े देश रूस और चीन जैसे जो वीटो रखते हैं यूएन में, वही अगर मान्यता दे रहे हो तो ये साफ हो जाता है कि कौन किसके साथ है। ये वही रूस है जिसके खिलाफ जब कभी वो सोवियत संघ हुआ करता था तो तालिबान मुजाहिद संगठन हुआ करता था, और तालिबान को पैसा कौन देता था? अमेरिका। और प्रशिक्षण कौन देता था? पाकिस्तान। और आज रूस उसी का साथ दे रहा है। जब सोवियत संघ को हटाने के उन लोगों को खड़ा किया गया तब रूस हारा 10 साल के बाद, और आज रूस उनके साथ है। चीन तो सिर्फ ये भूमिका एक वो वॉइड को भरने की कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से जो वॉइड पहले रूस यानी तब के सोवियत संघ के आने से हुआ वो खत्म हुआ, फिर अमेरिका के जाने के बाद जो एक खाली स्पेस बच रहा है उसमें वो आकर बैठ जाए। कॉम्प्लिकेटेड मसला है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रे कीजिए अफगानिस्तान के लिए। उम्मीद तो यही है कि अफगानिस्तान में हालात ठीक हो, लेकिन सिर्फ उम्मीद ही मैं कर रहा हूं, और मुझे भी अंदर से पता है कि वहां पर हालात ठीक नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत नमस्कार आपको, धन्यवाद, और अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। कोरोना का संकट टला नहीं है और तीसरी वेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। केसेस 40,000 से ज्यादा रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपने वैक्सीन भी लगवा ली है तो भी आप आश्वस्त नहीं होइए कि आपको कुछ नहीं होगा। कृपया करके मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अपने आसपास स्वच्छता रखें, स्वयं की स्वच्छता का भी खास ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।